आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार स्पेशल में बिहार की भौगोलिक संरचना। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, बिहार की भौगोलिक संरचना में हम लोग एक स्मॉल सा ओवरव्यू लेंगे, थ्योरी पार्ट लेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में। और बिहार की भौगोलिक संरचना से हमेशा बीपीएससी में एक क्वेश्चन रहता है। तो स्टार्ट करते हैं बिहार की भौगोलिक संरचना। हाय दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल मैथजीएस एंड प्रेस बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर एनहांसिंग योर नॉलेज। बिहार की भौगोलिक संरचना को हम लोग 4 पार्ट में पढ़ेंगे। एक है भौगोलिक स्थिति, दूसरा है सीमाएं एवं प्रशासनिक विभाजन, तीसरा है भूगर्भिक संरचना और चौथा क्या है, प्राकृतिक संरचना। तो भौगोलिक स्थिति हम लोग देखेंगे कि बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है। बिहार का जो लोकेशन है वो उसका एग्जिस्टेंस क्या है मैप पे। तो अक्षांश जो बिहार का जो अक्षांश रेखा है वो कितना है, 24 डिग्री से लेके 27 डिग्री है। और देशांतर जो स्थित है वो 83 डिग्री से लेके 88 डिग्री है। यानी बिहार जो अक्षांश पे इस दोनों के बीच में कितना 3 डिग्री का डिफरेंस है और देशांतर पे इसका कितना डिफरेंस है, 5 डिग्री का डिफरेंस है। 83 5 88 और 24 3 27 डिग्री। ये क्या है, अक्षांश और देशांतर पे इसका क्या है, लोकेशन है बिहार का। और बिहार का कुल जो क्षेत्रफल है 94.16 लाख हेक्टेयर है। और भारत का जो कुल क्षेत्रफल वो कितना है, 2.86% है। यानी भारत को अगर 100% माना जाए तो उस 100% में 2.6% क्या है, बिहार का क्षेत्रफल है। बिहार का जो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो कितना है, 345 किलोमीटर है। और पश्चिम से जो पूरब की लंबाई है या पूरब से पश्चिम की लंबाई है वो 84 किलोमीटर है। और बिहार में कुल कितना जिला है, टोटल 38 जिला है। अब आते हैं बिहार के सीमाएं एवं प्रशासनिक विभाजन में। तो बिहार जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां बड़ा राज्य है। पहले कितना था, ये 12वां था, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद अब इसका स्थान क्या हो गया, 13वां हो गया। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाए तो बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां बड़ा राज्य है। बिहार को फिर 9 भाग में डिवाइड किया गया है। जो बिहार जो राज्य उसको 9 भाग में डिवाइड किया गया है, यानी कि ये 9 प्रमंडल में डिवाइड किया गया। फर्दर ये 9 प्रमंडल को फिर क्या किया गया है, 38 जिले में फिर उसको डिवाइड किया गया। बिहार की जो आकृति है वो क्या है, आयताकार है। उसके बाद बिहार का जो भूगर्भिक संरचना है, तो भूगर्भिक संरचना का मतलब क्या हुआ कि जो धरती है, धरती के गर्भ की संरचना क्या है, कैसी है। बिहार की जो जमीन का जो अंदर की जो जमीन है, धरती है, उसकी संरचना कैसी है, किस प्रकार है। तो ये इसका संरचना जो चट्टान के दृष्टिकोण से भूगर्भिक संरचना को समझाया जाता है। तो बिहार में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं टोटल, तो टोटल 5 1 2 3 4 5 चट्टान पाई जाती है। 5 तरह की चट्टानें बिहार में पाई जाती है। और ये चट्टानें जो है वो युग के अनुसार डिफाइन किया गया है। यानी जब पहली बार, ये धरती का पहली बार निर्माण हुआ, जब वो आग का गोला था, आग के गोले के बाद से लेकर अब वर्तमान में उसका जो स्वरूप है वो युग के अनुसार, कालक्रम के अनुसार डिफाइन किया गया। उसी कालक्रम युग का नाम है ऑर्कियन युग, धारवाड़ युग, विंध्यन युग, टर्शियरी युग और क्वाटरनरी युग। इसी युग के नाम पर चट्टान को दिया गया है। तो ऑर्कियन युग के समय या उस काल का चट्टान को क्या कहा जाता है, ऑर्कियन की चट्टान। धारवाड़ के समय क्या कहा, धारवाड़ की चट्टान है। विंध्यन के काल का क्या कहा जाता है, विंध्यन की चट्टान है। टर्शरी के युग को क्या कहा जाता है, टर्शरी की चट्टानें। इस तरह क्वाटरनरी चट्टानें। तो टोटल बिहार में 5 प्रकार की चट्टानों का रूप है। हालांकि और भी चट्टानें हैं, तो लेकिन बिहार में 5 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। और ये सब क्या है, अपने कालक्रम के अनुसार ही। इसके बाद ऑर्कियन के बाद और भी आया। तो अगर यहाँ बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो ऑर्कियन के बाद धारवाड़ है, धारवाड़ के बाद विंध्यन है, विंध्यन के बाद टर्शरी है, टर्शरी के बाद क्वाटरनरी है। तो ये क्या उसकी बिहार की भूगर्भिक संरचना है, जो कि आगे मैप पे देखेंगे। तीसरा क्या, प्राकृतिक संरचना। प्राकृतिक संरचना का मतलब क्या हुआ कि बिहार की धरती का जो स्वरूप है वो किस प्रकार है, धरातलीय रूप में किस प्रकार है, ऊंचाई के आधार पर किस प्रकार है। तो क्या वो पर्वतीय आधार पे डिफाइंड है, या उसका जो जमीन है वो मैदानी क्षेत्र पे के आधार पे है, या फिर वो पठारी क्षेत्र के आधार पे। तो बिहार का जो उत्तरी भाग है वो पर्वतीय है, और बिहार का जो बीच का मैदानी क्षेत्र है वो तो मैदानी क्षेत्र है, और बिहार का दक्षिणी भाग जो पड़ता है वो पठारी क्षेत्र है। अब हम लोग फिर से आगे मैप पे देखते हैं। यह है बिहार का मैप। तो बिहार का मैप पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका अक्षांश और देशांतर पे कितना है। ये क्या है, ये देशांतर कहलाता है, ये देशांतर है। लंबा लंबी जो है इसको कहते हैं देशांतर, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। और ये जो रेखा दिख रहा है ये अक्षांश है, अक्षांश लैटिट्यूड। तो बिहार का लोकेशन है वो देशांतर में कितना 83 डिग्री से लेके 88 डिग्री है। और बिहार का जो अक्षांशीय है वो कितना है
24 डिग्री से लेके 27 डिग्री है। तो 24 से लेके 27 के बीच में कितना 3 डिग्री का फर्क है। 83 से लेकर 88 डिग्री में कितना 5 डिग्री का फर्क है, यानी 3 के बाद 5। तो ये क्या है, बिहार का लोकेशन जो है वो मैप पे किस प्रकार है वो है। अब हम लोग देखते हैं बिहार का जो सीमाएं हैं वो किसके किसके साथ साझा करी है। तो बिहार का जो उत्तरी यानी ये नॉर्थ साइड हुआ, उत्तरी साइड हुआ, उत्तरी साइड में जो बिहार की सीमाएं वो किसके साथ साझा करती है, नेपाल के साथ। और नेपाल के साथ कितनी सीमाएं साझा करी है, टोटल 7 सीमाएं साझा करी है। टोटल 7 सीमाएं में कौन कौन सी सीमाएं हैं, वो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये टोटल 7 सीमाएं हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तराई क्षेत्र कहा जाता है। ये क्षेत्र, और यही क्षेत्र क्या है आपका पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र कौन है, यही है। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं पश्चिम साइड में, ये पश्चिम में जो बिहार की सीमाएं उत्तर प्रदेश के साथ साझा करती है। और उत्तर प्रदेश के साथ कितनी सीमाएं साझा करती है, टोटल 8 सीमाएं साझा करती है। यानी इसका पश्चिम साइड में कौन है, यूपी है। और यूपी में कौन कौन सा है, यूपी में किस किस के साथ साझा करी इसकी सीमा, तो पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, उसके बाद भोजपुर है, बक्सर है और कैमूर है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 यहां से सीमा साझा कर रही है। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं अब झारखंड। झारखंड को किस क्षेत्र में पड़ता है, दक्षिण की तरफ, यानी बिहार का दक्षिणी भाग। ये बिहार का वेस्ट पार्ट हुआ, ये बिहार का ईस्ट पार्ट, यानी ये पश्चिम हुआ, ये क्या हुआ, ये पूर्वी होगा। ठीक, और ये साउथ पड़ गया। साउथ का मतलब क्या हुआ, ये दक्षिण भाग हो गया। तो बिहार के दक्षिण भाग में जो बिहार का जो दक्षिण भाग है या दक्षिण सीमा है वो झारखंड के साथ सीमा साझा करती है। तो कौन कौन है, रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है और भागलपुर और कटिहार तक ये सीमा साझा करती है। टोटल कितना 8। लेकिन देखा जाए बिहार के दक्षिण में टोटल दक्षिण में टोटल कितना उसका जिला है, तो टोटल कहेंगे 9 जिला है। क्यों 9 जिला है, बिहार की जो सीमा है वो झारखंड के साथ सिर्फ 8 जिला को साझा करती है। कहां तक करती है, रोहतास तक। लेकिन अगर दक्षिण में देखा जाए तो कैमूर एक जगह पड़ता है, लेकिन ये झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता। इसलिए दक्षिण साइड में टोटल 9 जिला है, लेकिन जो झारखंड के साथ साझा करना है जो जिला करता है वो टोटल कितना है, वो 8 जिला है। अब आते हैं हम लोग पूर्वी क्षेत्र पे। तो बिहार के पूर्वी भाग किसके साथ सीमा साझा करता है, बंगाल के साथ करता है। तो बंगाल के साथ कितना 3 सीमा सिर्फ साझा करता है। कौन, किशनगंज, उसके बाद कटिहार, उसके बाद पूर्णिया। ये 3 जो जिला है बिहार का जो बंगाल के साथ साझा करता है। अब बिहार की हम चट्टानें देख लेते हैं। तो चट्टान, बिहार का चट्टान को देख लेते हैं। तो बिहार की जो प्राकृतिक संरचना में क्या है, बिहार का भूखंड अपने वैज्ञानिक संगठन में चतुर्कल्प, ये चतुर्थ लिखा हुआ, चतुर्थ नहीं है, चतुर्थ फोर्थ, यानी कि क्या है, क्वाटरनरी। चतुर्कल्प से लेकर कैम्ब्रियन पूर्व काल तक शैल समूह का योगदान है। बिहार का जलोढ़ मैदान नवीन संरचना, यानी बिहार का जो मैदानी भाग है, यानी अगर उसको मान लिया जाए कि ये बिहार है, अगर इसको मान लिया बिहार, तो बिहार से गंगा नदी क्या है, 20 से 2 भाग में करती है। तो ये जो पार्ट पूरा यहां से यहां तक का पार्ट है, ये बिहार का मैदानी भाग है। तो ये नवीन संरचना वाला क्षेत्र है। फिर उत्तरी बिहार का चतुर्कल्प से संबंधित है। ठीक है, ये क्वाटरनी से संबंधित है। और उसके बाद फिर ये उत्तरी चंपारण, उत्तर का चंपारण है वो तीर्थकल्प से, यानी टर्शरी का युग से तीर्थकल्प से संबंधित है। और औरंगाबाद विंध्याचल काल से संबंधित है। तो हम लोग मैप पे आगे देख लेंगे। तो चट्टान का थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। भारत में पृथ्वी के सभी भूवैज्ञानिक कालों में निर्मित चट्टानें पाई जाती है। ठीक, चट्टानों की विविधता के कारण ही भारत में विविध तरह के खनिज पाए जाते हैं। यानी चट्टान के कारण ही खनिज पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इतिहास के आधार पर भारत में पाई जाने वाली चट्टानों को उनके निर्माण क्रम प्राचीन से नवीन के अनुसार क्रमशः, ठीक, तो ये इसके निर्माण काल के अनुसार, जो चट्टान का निर्माण जो हुआ है उसके युग के अनुसार, काल के अनुसार ये बढ़ते क्रम में दिखाया गया। सबसे पहले ओल्ड में क्या है, सबसे पुराना क्या है, ऑर्कियन के बाद क्या है, ऑर्कियन के बाद क्या है, धारवाल के बाद क्या, कडप्पा के बाद क्या, विंध्यन के बाद गुणवाना के बाद दक्कन ट्रैप के बाद टर्शरी के बाद क्वाटरनी। तो इनमें से बिहार में कौन कौन सा पाया जाता है, बिहार में ऑर्कियन पाया जाता है, धारवाड़ पाया जाता है, विंध्यन पाया जाता है और टर्शरी पाया जाता है और क्वाटरनी पाया जाता है। ठीक, इसको हम मैप पे देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा हो, लेकिन आगे हम लोग पहले देखेंगे, पहले थोड़ी पार्ट थोड़ा कवर कर लेते हैं। ऑर्कियन की चट्टानें, ये सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें हैं और ये अग्नि चट्टानें हैं। ठीक, और चूंकि इनका निर्माण तब पिघली हुई पृथ्वी के ठंडे होने के कारण हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था, जब बिग बैंग जो अप्लाई हुआ था, जो बिग बैंग जो थ्योरी है, उस थ्योरी के अनुसार जब पृथ्वी जब आग का गोला बनी तो धीरे धीरे वो फिर ठंडा हुआ। तो ठंडा हुआ तो वो जो उसकी चट्टानें थी वो आग की लपटें थी, इसलिए उसको अग्नि चट्टानें कहा गया। फिर ये चट्टान धीरे धीरे ठंडी हुई, ठंडा होने के बाद अपना सुप्त हुई। ठीक, उसके बाद सुप्त होने के बाद फिर इसका दूसरा क्रम चला। चूंकि इसे
आग्नेय चट्टान होने के कारण इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। ठीक, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता? कर्नाटक में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार और दक्षिण पूर्वी राजस्थान और बुंदेलखंड में पाया जाता है। ठीक, इतना और किन की चट्टानें ये मुख्य रूप से भारत में पाई जाती है। और हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो बिहार के संदर्भ में क्या, वो छोटा नागपुर का पठार। ऑर्किन युग के बाद फिर कौन सा युग है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। यही चट्टानें जब अग्नि चट्टान ठंडा हुई, ठंडा होने के बाद थोड़ा समय गुजरा, उसके बाद इस ऑर्किन युग की चट्टान जो थी उसका अपक्षय हुआ, अपक्षय, अपरदन या निक्षेपण हुआ। इसके निक्षेपण के बाद जो चट्टान बनी वो अवसादी चट्टान कहलाई। यानी कि जो ऑर्किन चट्टान का जो टूटना फूटना हुआ, यानी समय के अनुसार उसका जो रूपांतरण थोड़ा हुआ, तो जो उसका ऑर्किन चट्टान का जो अवसाद बचा वही अवसाद क्या चलाया? अवसादी चट्टान। तो ये कौन कहलाया? धारवाड़ क्रम की चट्टान कहलाया। ये सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है। इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो दो कारण बताया गया कि इसमें दो कारण की वजह जीवाश्म नहीं पाया जाए, या तो इसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, या लंबा समय बीत जाने के कारण इस चट्टान का जीवाश्म नष्ट हो गया। तो दो वजह से था। उसके बाद इसका एग्जाम्पल कौन है? अरावली पर्वतमाला। तो हमारे जो अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान की तरफ जो पड़ता है, जिसका सर्वोच्च शिखर माउंट आबू है, ये किस क्रम का चट्टान का है? धारवाड़ क्रम की ही चट्टान है। और इस क्रम की चट्टानें जो कर्नाटक के धारवाड़ व शिमोगा जिले में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम धारवाड़ पड़ा। धारवाड़ क्यों पड़ा? क्योंकि ये धारवाड़ जिले में पाई जाती है जो कर्नाटक में है। उत्तर भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हिमालय, लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमायूं श्रेणी में भी पाया जाता है। और एक चीज और है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि धात्विक खनिज उसी क्रम में चट्टान में पाए जाते हैं। ठीक, तो धारवाड़ जो क्रम की चट्टानें हैं, इतनी सारी खनिजें पाई जाती है, धारवाड़ की चट्टान नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, कडप्पा तो बिहार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भी अवसादी चट्टानें है। तो ये चट्टानें कब कैसे बनी है? धारवाड़ चट्टान के बाद कडप्पा चट्टान बना, कडप्पा के बाद फिर क्या हुआ? विंध्यन क्रम की चट्टान बना, और सब क्या हुआ? अवसाद के रूप में, निक्षेपण के रूप में बनता गया। इसका निर्माण कडप्पा चट्टानों के बाद अवसादों के निक्षेपण से हुआ। इस चट्टानों में जीवाश्म के प्रमाण पाए जाते हैं। किसमें? विंध्यन क्रम की चट्टानों में। और इस संरचना की चट्टानों का उपयोग इमारतों, घरों, निर्माण कार्य में किया जाता है। ठीक, तो दो चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे, अगर धारवाड़ चट्टान के बारे में कॉन्सेप्ट आ रहा है या खनिज के बारे में कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो खनिज या धारवाड़ का संबंध रहेगा। और अगर पूछा जाए कि इनमें से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लाइम स्टोन या डोलामाइट, या जो बिल्डिंग निर्माण के लिए या आर्किटेक्चर जो डेवलप के लिए जो पत्थर का यूज किया गया है, वो कौन सा? विंध्यन क्रम की चट्टानों का यूज किया था। तो विंध्यन का मतलब हुआ कि पत्थर से संबंधित, चाहे संगमरमर हो, और खनिज के संबंध आया तो इसका मतलब धारवाड़ से संबंध उसका। विंध्यन के बाद कौन सी चट्टान फिर आ जाती है बिहार में? वो है टर्शियरी चट्टान। टर्शियरी चट्टान क्या? दक्कन ट्रैप के बाद आता है। तो टर्शियरी चट्टान को काल के अनुसार चार भाग में विभाजित किया गया: इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ये चार पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। चार इसके जो क्रम के अनुसार या युग के अनुसार इसको डिफाइन किया गया। इस कल्प के दौरान हिमालय का निर्माण निम्नलिखित क्रम से हुआ, यानी हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो टर्शियरी क्रम के चट्टानों का ही रूप है। इसी काल में इसका टर्शियरी युग में ही हिमालय का निर्माण हुआ है। तो वृहत हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन काल में हुआ है, लघु या मध्य हिमालय का निर्माण मायोसीन काल में हुआ है, और शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसीन काल हुआ। और यही शिवालिक हिमालय जो है इसके बिहार में ही पड़ता है। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछेगा कि शिवालिक हिमालय निम्नलिखित में से किस काल के दौरान निर्माण हुआ, तो किस काल में? प्लायोसीन। अब नेक्स्ट हम वो देखते हैं, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। तो टर्शियरी के बाद फिर कौन सा? क्वाटरनरी। टर्शियरी का मतलब 3 होता है, क्वाटरनरी का मतलब 4 होता है। तो तीसरा युग, तीसरा के बाद फिर क्या? चौथा युग, चौथा युग के बाद यही अंतिम युग है। तो ये जो क्वाटरनरी क्रम की चट्टान है, इसी क्रम की चट्टान में मिट्टी का निर्माण हुआ। मिट्टी का निर्माण जो हुआ है इसी काल के दौरान, क्वाटरनरी युग में ही, या क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें जो है यही इसी में काल में मिट्टी का निर्माण हुआ है। फिर क्वाटरनरी युग के क्रम की चट्टान को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक प्लीस्टोसीन और दूसरा क्या है? होलोसीन। तो प्लीस्टोसीन में बांगर का मिट्टी का निर्माण हुआ है। प्लीस्टोसीन काल में पुरानी जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। होलोसीन में खादर मिट्टी का निर्माण हुआ है। यानी कि प्लीस्टोसीन का अंतिम समय था और होलोसीन का आरंभ काल जो था उसी के दौरान ही खादर मिट्टी का निर्माण हुआ। यानी खादर मिट्टी का और जो जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी में दो पार्ट में बांगर और खादर मिट्टी। तो बांगर और खादर मिट्टी का निर्माण किस क्रम में हुआ? क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों में हुआ। प्लीस्टोसीन काल के दौरान जो जिस मिट्टी का निर्माण हुआ है या जिस जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है उसको बांगर मिट्टी कहते हैं। और होलोसीन काल के दौरान या क्रम के दौरान जिस मिट्टी का या जिस खादर मिट्टी का, जिस जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खादर मिट्टी कहते हैं। अब हम लोग मैप पे हम लोग इस चीज को देख लेंगे ज्यादा बेहतर तरीके से। अब जैसा है कि धारवाड़ से स्टार्ट करते हैं नीचे। तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है?
धारवाड़ चट्टान ये कहलाया बिहार का दक्षिणी भाग। तो बिहार का जो दक्षिणी भाग है वो कौन सा भाग है? पठारी भाग है। और बिहार का जो नॉर्थ यानी उत्तरी भाग है ये कौन सा? पर्वतीय भाग है। ठीक है, ये क्या? पर्वतीय, और ये साउथ जो है ये दक्षिणी भाग है। तो ये क्या? पठारी भाग है। तो बिहार का जो दक्षिणी पठारी भाग के पास जो चट्टाने हैं वो धारवाड़ चट्टाने हैं, यानी ये ऑर्कियन युग की चट्टाने हैं। तो बिहार का जो पठारी क्षेत्र, जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है वो ऑर्कियन युग है। उस ऑर्कियन युग के बाद की जो चट्टान है वो धारवाड़ चट्टान है। तो सबसे पुराना चट्टान कहाँ हो गया? ये इसी साइड हो गया। धारवाड़ की चट्टान सबसे पुरानी या ऑर्कियन युग के समय काल की पुरानी चट्टान है। ठीक, और जो धारवाड़ चट्टाने में जो कौन कौन सा जिला पड़ता है? वो बांका पड़ता है। उसके बाद ये बांका पड़ा, बांका के बाद फिर बांका, जमुई, जमुई के बाद फिर नवादा पड़ेगा, नवादा के बाद गया पड़ेगा, गया के बाद फिर क्या? औरंगाबाद पड़ेगा। ठीक, तो ये धारवाड़ चट्टाने हैं। मुंगेर इसमें आता है, मुंगेर आता है। मुंगेर का खड़गपुर की पठारी, खड़गपुर का जो पहाड़ है वो भी क्या है? पठार जो है, खड़गपुर का जो पठार है वो भी किसमें आता है? धारवाड़ चट्टान के अंतर्गत आता है। अब बचा क्या? ये क्या है? दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है। तो बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में दो जिला ऐसा है, एक है कैमूर और एक रोहतास। कैमूर और रोहतास किस क्रम की चट्टान यहाँ पाई जाती है? विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। धारवाड़, जैसे मैंने पीछे ही बताया कि धारवाड़ चट्टान में क्या है? खनिज की मात्रा अधिक होती है। और विंध्यन चट्टान में किस टाइप का चट्टान होता है? ये पत्थर टाइप का चट्टान होता है। यानी इससे पत्थर का इस्तेमाल बिल्डिंग वगैरह में बनाने में किया, जैसे ताजमहल का निर्माण हुआ, लाल किले का निर्माण हुआ। तो ये विंध्यन काल की चट्टाने या विंध्यन चट्टान टाइप की चट्टाने जो है इसी का यूज करके बनाया गया। तो इसका मतलब विंध्यन चट्टाने में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाएगा? संगमरमर पाया जाएगा, सैंडस्टोन पाया जाएगा, डोलामाइट पाया जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक पाया जाएगा, क्वार्ट्ज पाया जाएगा। ये सब जो पत्थर जो है ये विंध्यन में पाया है। और जहाँ खनिज के बारे में बात की जाए, जैसे अब्रक हुआ, माइका, ग्रेनाइट, स्लेट, क्वार्ट्ज, ये कहाँ पाया जाता है? धारवाड़ की चट्टान में पाया जाता है। तो धारवाड़ चट्टान सबसे पुरानी चट्टान है और ऑर्कियन युग की चट्टान है। उसके बाद हम लोग अब आते हैं नॉर्थ साइड में। नॉर्थ में क्या? पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्या है? ये हिमालय, यानी हिमालय का जो क्षेत्र है ये बिहार में हिमालय का जो कौन सा पार्ट आता है? शिवालिक श्रेणी का। यानी जो वेस्ट चंपारण, ये वेस्ट चंपारण है, ये पश्चिम चंपारण हुआ। ये पश्चिम चंपारण का जो पश्चिम चंपारण में जो चट्टान पाया जाता है वो कौन सा चट्टान पाया जाता है? टर्शरी युग की चट्टानें पाई जाती है। तीसरा युग, ये जो तीसरा युग पाया जाता है। और ऊपर का जो साइड है पश्चिम चंपारण का, जो ऊपर का साइड जो है ये विंध्याचल चट्टान पाया जाता है, विंध्य चट्टान इसमें पाया जाता है। तो विंध्य चट्टान बिहार में दो जगह पाया जाता है। एक पश्चिम चंपारण के ऊपरी साइड में पाया जाता है, पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम में पाया जाता है ये, और दूसरा कहाँ पाया जाता है? ये दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है, ये विंध्य चट्टान। और उसके बाद टर्शरी चट्टान कहाँ से कहाँ तक है? ये पूरा क्षेत्र जो तराई क्षेत्र जो है ये पूरा का पूरा टर्शरी चट्टान का क्षेत्र है, यानी कि शिवालिक पहाड़ी का जो क्षेत्र है वो पूरा टर्शरी चट्टान का क्षेत्र है। उसके बाद फिर जो बीच गंगा का मध्य मैदान, ये जो मध्य है, ये मध्य बिहार का जो मध्य भाग या मध्य मैदान जो है वो किस प्रकार के चट्टान पे है? वो क्वाटरनी चट्टान है। यानी ये सब चट्टान जितना जमीन के नीचे और जमीन के नीचे जो अंदर जो ये सब टाइप की चट्टाने और उसके ऊपर फिर क्या है? मिट्टी का निर्माण हुआ। तो ये बिहार की भूगर्भिक संरचना था। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं। एक चीज यहाँ पे ये है, नया चट्टान जो है टर्शरी है, ओल्ड चट्टान प्रीकैम्ब्रियन चट्टान है। जो प्रीकैम्ब्रियन के मतलब हुआ ऑर्कियन युग हुआ, यानी धारवाड़ चट्टान हुआ। और क्वाटरनी चट्टान और टर्शरी चट्टान क्या है? ये नया चट्टान है। सबसे नया क्या? क्वाटरनी है, यानी 4th पीरियड है ये चट्टान के निर्माण का। अब लोग प्राकृतिक संरचना के आधार पर आते हैं कि बिहार का प्राकृतिक संरचना के हिसाब से किस प्रकार इसको डिफाइन किया हुआ है या डिवीजन है। तो ये ऊंचाई के आधार पर इसको डिफाइन किया गया है। तो पहले बिहार के हम लोग देख लेते हैं। ये पश्चिम चंपारण, बिहार के पश्चिम चंपारण जो ये शिवालिक श्रेणी है, यानी बिहार का जो ये उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है वो शिवालिक श्रेणी यानी हिमालय की शिवालिक श्रेणी है। और शिवालिक श्रेणी को फिर 3 पार्ट में डिफाइन किया गया है। कौन कौन सा? एक सोमेश्वर श्रेणी है, एक हरहरा घाटी या दून घाटी है, और तीसरा क्या? रामनगर दून घाटी है। तो बिहार का सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है या सर्वोच्च चोटी है वो कहाँ है? वो है सोमेश्वर की श्रेणी। ये रहा, ये जो है बिहार की सबसे सर्वोच्च चोटी है। और सर्वोच्च चोटी कितनी? 875 मीटर होगा। तो सर्वोच्च चोटी जो बिहार का है वो 875 मीटर है। और ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? जो सोमेश्वर श्रेणी है, तो सोमेश्वर श्रेणी त्रिवेणी से लेकर भिगना नदी है। और बिहार की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो सोमेश्वर श्रेणी में ही पाई जाती है। और इसका सोमेश्वर श्रेणी का जो क्षेत्रफल है वो 75 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं नीचे ये बीच का, तो ये वाला क्षेत्र है ये हरहरा या दून घाटी कहलाता है। और इसकी ऊंचाई जो 150 मीटर है, इसकी 150 मीटर है और लंबाई 24 किलोमीटर है।
फिर इसके नीचे जो हररा दून घाटी के नीचे क्या आ जाता है, रामनगर दून घाटी आ जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 214 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई चौड़ाई है 32 गुना 6 है। इसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी ये लंबाई 32 किलोमीटर है और चौड़ाई कितना 6 किलोमीटर है। और इसकी हाइट जो है वो 240 मीटर है, जो संतपुर यानी हाइट यानी इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी किसकी, रामनगर की। तो रामनगर सर्वोच्च ऊंची 240 मीटर ऊंचा है। तो ये शिवालिक श्रेणी का 3 पार्ट में था। कौन था, सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून घाटी और हरहरा दून घाटी, ये 3 पार्ट में डिवाइड था। उसके बाद ये क्षेत्र पूरा तराई क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद फिर ये जो बीच का जो क्षेत्र है वो क्या है, उत्तरी गंगा का मैदानी क्षेत्र या बिहार का मैदानी क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद ये दक्षिणी, ये बिहार है क्या, दक्षिणी पठारी क्षेत्र है जो कि झारखंड के समीप और नजदीक है। और ये छोटा नागपुर क्षेत्र से जुड़ा हुआ कनेक्टेड है। और ये बिहार के दक्षिण भाग का पठारी क्षेत्र है। ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। बिहार का जो उत्तरी भाग पर्वतीय क्षेत्र है और बिहार का दक्षिणी भाग क्या, पठारी क्षेत्र है। तो ये बिहार के प्राकृतिक संरचना है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वही जो मैप पे मैंने बताया वो यहाँ पे थ्योरी पार्ट में है, विभाजन एवं उपविभाजन। तो शिवालिक का पर्वतीय भाग एवं तराई क्षेत्र है। शिवालिक का पर्वतीय भाग तराई क्षेत्र है। कुल क्षेत्रफल कितना है इसका, 932 किलोमीटर स्क्वायर किसका, शिवालिक का है। उसके बाद शिवालिक को फिर 3 पार्ट में है। 3 पार्ट कौन कौन, सोमेश्वर श्रेणी है, उसके हरहरा दून घाटी, उसके बाद रामनगर दून है। तो तीनों के मिला के 932 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके बाद से फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, सोमेश्वर श्रेणी, ठीक, उसके बाद फिर दून घाटी, उसके बाद रामनगर दून घाटी। तो इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी जो 874 मीटर ऊंचा है और लगभग ये 75 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है। कौन, सोमेश्वर श्रेणी। और ये बिहार और नेपाल के बीच भी सीमा कौन बनाता है, सोमेश्वर श्रेणी बनाता है, ठीक। दून घाटी लगभग कितना 24 किलोमीटर लंबा है। और इसे हरहरा घाटी भी कहते हैं। हरहरा घाटी या दून घाटी दोनों से कहा जाता है। रामनगर दून तीसरा क्या है, रामनगर दून, जो 214 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल तक फैला हुआ और इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी, 240 मीटर है। तो यह शिवालिक श्रेणी मान लेते हैं। शिवालिक है तो 3 पार्ट में 1 2 3, तो यही 1 2 3 ये डिफाइंड है यहाँ पे। ये सोमेश्वर है, ये दून घाटी है और ये रामनगर दून घाटी है। उसके बाद गंगा के मैदानी क्षेत्र देख लेते हैं। इसकी रचना गंगा एवं उसकी सहायक नदियों तथा इसके प्रदेश में प्रवाहित अपवाह प्रणाली द्वारा लाए गए अवसाद के निरंतर जमाव से हुई है। हिमालय के उत्थान के प्रारंभ से अभी तक निरंतर जारी है। इसका उत्तर भाग सर्वत्र कांप के जमाव से निर्मित है। नेक्स्ट, पश्चिम सीमावर्ती भाग में कहीं कहीं चूने के कंकड़ का ऊपरी सतह के निकट जमाव पाया जाता है। उसके बाद गंगा के दक्षिणावर्ती मैदान की संरचना अधिक जटिल है। यहाँ कांप एवं खादर क्षेत्रों में दलदली जमा भी पाए जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है, ये वाला। इसकी ढाल सर्वत्र एक समान एवं धीमी है जो 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर में हमेशा 6 सेंटीमीटर की ढाल इसकी बदलती है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना, 60 मीटर से लेकर 120 मीटर के मध्य है। यदि उसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर से लगभग 1500 मीटर के मध्य है। ये किसके बारे में बोल रहा है, गंगा के मैदानी क्षेत्र के बारे में बोल रहा है। तो गंगा के मैदानी क्षेत्र को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गंगा के मैदान, एक दक्षिणी गंगा के मैदान। ये बिहार अगर उसको मान लिया तो बिहार को यहाँ से गंगा 2 भाग में बांट कर रही है, एक ये उत्तरी गंगा का मैदान और ये है क्या, दक्षिणी गंगा का मैदान। ये बता रहा गंगा के उत्तर में यानी इस साइड में गंगा के उत्तर में स्थित उत्तरी बिहार का मैदान घाघरा, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक एवं कोसी नदी के बहने का क्षेत्र है। तो जब एक और वीडियो में बनाऊंगा बिहार का अपवाह तंत्र प्रणाली, तो उसमें फिर क्या है नदी के बारे में कि नदी किस तरह से बिहार में बह रही है, कहाँ से निकल रही है, उसका उद्गम स्थल क्या है और किस तरह से बिहार में बह रही है, उसकी नदी के बारे में पूरा वीडियो बना के मैं उसका अपलोड कर दूंगा। तो उसके बारे में उस समय एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल अभी इसको सिर्फ नॉर्मली एक स्टेटमेंट के रूप में इसको समझ लेते हैं। इन नदियों ने इस प्रदेश को अनेक दोआब में वर्गीकृत किया है। तो घाघरा गंडक दोआब, उसके बाद गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब, उसके बाद फिर बड़े बड़े दियारा प्रदेश बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति है। तो ये 3 जो दोआब है तो वो उत्तर साइड में पड़ता है। कौन, घाघरा गंडक और गंडक कोसी, उसके कोसी महानंदा, ये तीनों क्या उत्तर साइड में ये दोआब का क्षेत्र बनाता है। दोआब का क्षेत्र का मतलब हुआ सिंपल सा दियारा। इस मैदान के उत्तर में दलदल भूमि की लंबी श्रृंखला पाई जाती है। तो दलदल भूमि की लंबी श्रृंखला कहाँ पाई जाती है, उत्तर साइड में ही पाई जाती है। तो इस मैदान के दक्षिण सीमांत का क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचा है, यानी जो दक्षिण भाग का जो क्षेत्र है वो उत्तरी भाग से अपेक्षाकृत थोड़ा ऊंचा है। गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी
और रेत से निर्मित जलोढ़ का क्षेत्र है, जहां पर यह नदी अपनी प्रवाह पथ बदलती रहती है। ये नदी के बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम दूसरे वीडियो में देखेंगे। गंगा नदी के दक्षिणी तट से छोटा नागपुर पठार के उत्तर तक फैला दक्षिण बिहार का मैदान भी मुख्यतः समतल है, पर कहीं कहीं बाहर स्थिति पहाड़ियां इसकी एकरूपता को भंग करती है। इस क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है: गंगा सोन दोआब, मगध के मैदान, अंग का मैदान। ये दक्षिण के बारे में बात कर रहा है। बिहार का दक्षिण भाग जो है वो अफवाह तंत्र जो है वो गंगा सोन का दोआब के आधार पर, एक मगध के मैदान के आधार पर, और तीसरा अंग के मैदान के आधार पर। ये सभी नदी के से रिलेटेड है, तो इस सबको नेक्स्ट टाइम नदी के अफवाह तंत्र के वीडियो में देखेंगे। एक फैक्ट यहाँ देख लेते हैं, झारखंड बिहार का लगभग 45.85% जमीन लेकर राज्य बना है। झारखंड जो है बिहार का जो लगभग 45.85% जमीन लेकर अपना राज्य का बनाया है। तो इसका निर्माण कब हुआ है? 15 नवंबर। झारखंड निर्माण 15 नवंबर कब हुआ? 2000 में हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा? पश्चिम चंपारण है। ठीक, बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? अरवल है। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101 है। बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 199 है। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितना है? 6 सेंटीमीटर। यानी हर 1 किलोमीटर में इसका ढाल 6 सेंटीमीटर परिवर्तन।